गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, अब हम हमें फाइनल का भारत में लोक प्रशासन पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस केंद्रीय सचिवालय के बारे में आपसे बात की थी। उसमें मैंने आपको केंद्रीय सचिवालय के संगठन के बारे में बताया। इस वीडियो में हम केंद्रीय सचिवालय के कार्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। बच्चों, केंद्रीय सचिवालय मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीति और नियमों का निर्धारण, वित्तीय नियंत्रण, विधि निर्माण से संबंधित कार्यपालिका विभागों को उनके कार्यों के लिए निर्देशन एवं मार्गदर्शन, कार्यपालिका विभागों के कार्यों का मूल्यांकन आदि कार्य करता है। सचिवालय एक संस्थागत बुद्धि की भांति है जो उभरती हुई समस्याओं के आवश्यक परिवेश में परीक्षण करता है तथा इस प्रकार का परीक्षण कार्य विषयगत निरंतरता, दृढ़ता एवं अनुकूलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सचिवालय का कार्य नीति विषयक परामर्श के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। सचिव मंत्री को परामर्श देने के साथ ही साथ संसद में की गई आलोचना और प्रश्नों की बौछार के कार्य से रक्षा में उसकी सहायता भी करते हैं। वे मंत्री को आवश्यक आंकड़े, तथ्य एवं जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिनके आधार पर मंत्री अपने आलोचकों को उत्तर देता है। अधिकारी संसद की दीर्घा में बैठते हैं तथा मंत्रालय या विभाग की आलोचना का सार लिखते हैं। सचिवालय विरोधी दल, दबाव समूह और समाचार पत्रों की आलोचना के संदर्भ में नीति का रक्षण करते हैं और उसकी न्यायोचित पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सचिवालय में जो कुछ भी होता है उसको लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि के समक्ष न्यायोचित ठहराना अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। उनके लिए संसदीय जांच समितियों के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नों के उत्तर देना भी आवश्यक होता है। बच्चों, जो सरकारी हैंडबुक है उसके अनुसार सचिवालय के कुछ कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। उन कार्यों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पहला कार्य आता है नीति निर्धारण तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति के संशोधन में मंत्री की सहायता करना। दूसरा है विधान, नियम तथा विनियम तैयार करना। तीसरा है क्षेत्रीय योजना और कार्यक्रम तैयार करना। चौथे को हम दो भागों में बांटते हैं। उसमें पहला है मंत्रालय या विभाग के कार्यों के संबंध में बजट तैयार करना और व्यय पर नियंत्रण करना। चौथे का जो दूसरा पॉइंट है वह है चालू होने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुमति देना और उनमें आवश्यक संशोधन करना। पांचवा जो कार्य है वह है कार्यपालिका विभागों एवं अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा निर्मित नीति तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण करना और उसके परिणामों का मूल्यांकन करना। अगला जो कार्य है वह है नीतियों की व्याख्या करना तथा नीतियों में समन्वय लाना। सातवां कार्य है मंत्रालय, विभाग तथा उनकी इकाइयों के अधिकारी वर्ग की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाना। आठवां जो कार्य है वह है मंत्री को संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्व वहन करने में सहायता करना। बच्चों, सचिवालय नीति निर्माण की संस्था है और उसे कार्यकारी प्रकृति का कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु जहाँ कार्यकारी प्रकृति का कार्य करने वाली संस्था नहीं है वहाँ उसके लिए कार्यकारी प्रकृति के कार्य करना भी आवश्यक है। आजकल केंद्रीय सचिवालय कार्यकारी प्रकृति के कार्य अधिक करने लगा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि सचिवालय के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। बच्चों, अब हम सचिवालय की कार्य प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सचिवालय में कार्य करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण नीति संबंधी प्रश्नों पर मंत्री और सचिव दोनों ही विचार करते हैं।
इस विचार के आधार पर सचिव एक टिप्पणी तैयार करता है जिसमें विचार विमर्श से उत्पन्न निर्णयों का उल्लेख होता है। यदि मंत्री इसको स्वीकार कर लेता है तो निर्णय अंतिम होता है। सचिव मंत्री के विचारों एवं धारणाओं को समझकर तथा मंत्रालय की संपूर्ण नीति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का कार्य चलाते हैं। सचिव मंत्री की कितनी शक्ति का उपयोग करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें आपस में समन्वय और सहयोग की कितनी भावना है। यह भावना आपसी संबंधों और एक दूसरे के प्रति विश्वास पर निर्भर करती है। सचिवालय में जो कार्य होता है उसके निष्पादन की 2 पद्धतियाँ प्रचलित है, जिसमें पहली पद्धति में कुछ मंत्रालयों तथा विभागों में अधिकारी अनुस्थापक व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी स्वयं प्राप्त पत्रों के परीक्षण आदि का कार्य करता है। उसको टंकण, अभिलेख, समन्वय और संचालन के लिए सहायता देने के लिए अधीनस्थ कार्मिक आते हैं। द्वितीय जो है, अधिकांश मंत्रालयों और विभागों में परंपरागत व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधीनस्थ कार्मिक प्राप्त पत्रों की परीक्षा करते हैं तथा टिप्पणी तैयार कर अपने से उच्च स्तर अधिकारी के सम्मुख निर्णय या आदेश हेतु प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय अथवा विभाग के लिए संबोधित सभी पत्र या मामले केंद्रीय रजिस्ट्री या प्राप्ति एवं प्रसार कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं तथा वहां से उन्हें विभिन्न संबंधित अनुभागों में वितरित कर दिया जाता है। अनुभाग का डायरिस्ट प्राप्त पत्रों को अनुभाग अधिकारी के सम्मुख रखता है। अनुभाग अधिकारी इसको वर्गीकृत करके संबंधित सहायक को विस्तृत निर्देश देता है। शीघ्रता से निपटने वाले पत्रों को अनुभाग अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के पास भेजता है। सहायक पत्रों की जांच करता है। इस संबंध में वह संबंधित फाइल, पिछले पत्र, नियम, अधिनियम आदि का अवलोकन करता है और अंत में अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी के पास भेज देता है। अनुभाग अधिकारी सहायक से प्राप्त पत्रों और टिप्पणी का ध्यानपूर्वक परीक्षण करता है तथा अपने मत और सुझावों के साथ उसे अवर सचिव के पास भेज देता है। अवर सचिव अपने ही दायित्व पर ज़्यादा से ज़्यादा मामले निपटा देता है। महत्वपूर्ण मामलों अथवा नीति विषयक प्रश्नों पर वह उपसचिव या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है। उपसचिव को कुछ प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होती है, अतः कुछ विषयों को वह स्वयं निपटा देता है अथवा उन्हें अपने से उच्च अधिकारियों के पास भेज देता है। उपसचिव से उच्च अधिकारियों के पास वे ही मामले जाते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के अथवा नीति संबंधी प्रश्नों से संबंधित होते हैं। संयुक्त सचिव यदि आवश्यक समझे तो विषय को मंत्री के आदेश के लिए प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय वे अपनी टिप्पणी के साथ में संलग्न करते हैं। मंत्री या तो स्वविवेक से स्वयं निर्णय ले लेता है या फिर उस विषय को मंत्रिमंडल के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत कर देता है। निर्णय होने के पश्चात
संबंधित विषय की फाइल वापस सभी स्तरों से गुजरती हुई संबंधित अनुभाग में लौट जाती है। यदि विचारार्थ पत्र का प्रत्युत्तर देना आवश्यक होता है तो किए गए निर्णय के अनुसार प्रत्युत्तर का प्रारूप तैयार किया जाता है तथा अनुभाग द्वारा उसे प्रेषित किया जाता है। बच्चों, कोई भी संस्था होती है और उसकी जो कार्य पद्धति होती है, कार्य प्रणाली होती है, वो हमेशा हर स्तर पर ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। उसमें कहीं ना कहीं कमियां होती है और उसकी आलोचना भी होती है। और धीरे धीरे हर संस्था में जब वह नई चीज़ों के साथ अपने नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं करती है तो उसमें कमियां ज़्यादा नज़र आने लगती है और उसकी आलोचना होने लगती है। तो हम जो सचिवालय की कार्यप्रणाली है उसके आलोचना के बारे में अब पढ़ेंगे। सचिवालय, हम लोग जानते हैं कि बिना सचिवालय के प्रशासन नहीं चल सकता। सचिवालय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी प्रकार से हमारी सरकार की रीढ़ हम सचिवालय को कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके कुछ कारणों से उसकी कार्य प्रणाली की आलोचना की जाती है। उस आलोचना के जो कारण है, पहला है सचिवालय की प्रक्रिया में फाइल को निर्णय की मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक पद सोपानों से गुजरना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यों में विलंब होता है और प्रभावित व्यक्ति तक निर्णय की सूचना इतने समय बाद पहुंचती है कि जब निर्णय का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। यह कहा जाता है कि सचिवालय में कागज यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, लेकिन वे केवल चलने के लिए चलते हैं, ना कि किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए। दूसरी जो आलोचना की जाती है वह है सचिवालय यद्यपि नीति निर्माण करने वाली संस्था है, तथापि आजकल वह कार्यकारी विभागों के कार्यों का संचालन अधिकाधिक मात्रा में करने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो सचिवालय अपना ध्यान नीति निर्माण के कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता और दूसरी ओर कार्यकारी इकाइयों की शक्ति में कमी होती जा रही है। इसलिए एक आलोचक ने लिखा है, केंद्रीय सचिवालय मात्र नीति निर्धारक संस्था के रूप में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब वो सिर्फ नीति निर्माण करे और कोई भी कार्य ना करे। तीसरी जो आलोचना की जाती है वह है वर्तमान समय में सचिवालय अपना क्षेत्राधिकार अथवा साम्राज्य बढ़ाने की मनोवृत्ति से पीड़ित है। परिणाम स्वरूप वह अनेक ऐसे कार्यों में संलग्न है जो उसके उद्देश्यों और ध्येय के प्रतिकूल है। नेक्स्ट जो आलोचना है वह है सचिवालय में कार्मिकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह भीड़ भरा संगठन मात्र बनकर रह गया है। पांचवी जो आलोचना है वह है सचिवालय के कार्यकारी अपने आप को इकाइयों के कार्मिकों से अधिक योग्य मानने की प्रवृत्ति से पीड़ित रहते हैं। वे केवल कार्यों में दोष निकालने और भय पैदा करने का कार्य करते हैं। वे कार्यकारी इकाइयों के कार्मिकों को प्रेरणा नहीं दे पाते। नेक्स्ट जो आलोचना है वह है सचिवालय तथा विभागीय अध्यक्षों के बीच जो संबंध स्थापित होने चाहिए वह संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आलोचना है वह है सचिवालय की अधिकांश कार्यवाही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती है और उच्च अधिकारी केवल रबड़ की मोहर की भांति उनके कार्यों को हस्ताक्षरित करते हैं। अंतिम जो आलोचना है वह है सचिवालय के निर्णय प्रक्रिया में पद सोपानों की संख्या भी अधिक है। बच्चों, जब आलोचना आती है उसकी हमें कई कमियां नज़र आती हैं तो उनमें सुधार के लिए भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब हम उन सुधार के उन सुझावों के बारे में बात करेंगे।
भारत सरकार सचिवालय के दोष को दूर करने के लिए निरंतर प्रगतिशील रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर आवश्यकता अनुसार अमल किया गया है। सचिवालय में अनावश्यक नियुक्तियों को तथा अनावश्यक व्यय को हतोत्साहित किया जा रहा है। सचिवालय कार्यपद्धति को पूर्वापेक्षा सरल और गतिमान बनाया गया है। लाल फीताशाही पर कठोर प्रहार किया जा रहा है। निम्न स्तर पर प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कार्मिकों की तरक्की के नए नियम लागू हो रहे हैं और यह समझा जाने लगा है कि वरिष्ठ पदों को भरने के लिए आयु को आवश्यक महत्व न दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक मंत्रालय के साथ संलग्न सचिव को 2 वर्ष के स्थान पर लगातार 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों के वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए आरंभिक स्तर पर ही विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाना चाहिए। सचिवालय सुधार के लिए की कार्यप्रणाली के सुधार के लिए जो सुझाव दिए गए उनमें से पहला है सचिवालय को केवल नीति निर्माण का ही कार्य करना चाहिए। दूसरा है सचिवालय के कार्यों में कुशलता लाने के लिए विभागाध्यक्ष, सचिव तथा मंत्री तीनों के मध्य की स्थानगत दूरियां कम की जाए। थर्ड है प्रशासनिक विभागों की अध्यक्षता विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। अंतिम जो सुझाव है वह है सचिवालय की कार्यपद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। कार्यालय पद्धति द्वारा कार्य करने के स्थान पर अधिकारी अनुस्थापक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। बच्चों, अब हम डेस्क ऑफिसर अवधारणा ने जन्म लिया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग ने डेस्क ऑफिसर व्यवस्था प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। जनवरी 1973 में केंद्रीय सचिवालय में डेस्क ऑफिसर अवधारणा प्रारंभ की गई। प्रत्येक डेस्क का निर्माण अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी अथवा दोनों से मिलकर किया गया। अनुभाग अधिकारी मामलों को सीधा उप सचिव को तथा अवर सचिव सीधा संयुक्त सचिव को भेजने लगा। मूल मंतव्य अनुभाग को बीच की कड़ी से हटाना था, जहां अनेक सहायक, प्रवर और अवर लिपिक होते हैं। यह भी उद्देश्य था कि फाइल के गुजरने के स्तरों को कम कर विलंब एवं लाल फीताशाही से बचा जाए तथा केंद्रीय सचिवालय को अधिकारी उन्मुख व्यवस्था में बदला जाए। 5वें वेतन आयोग ने डेस्क ऑफिसर अवधारणा को सुदृढ़ करने की संस्तुति की। डेस्क ऑफिसर के पद सृजित करने का सुझाव दिया ताकि सामान्य और रोजमर्रा का प्रशासनिक कामकाज डेस्क पर ही निपटा दिया जाए। 5वें वेतन आयोग की स्पष्ट राय है कि सचिवालय का कोई भी पुनर्गठन तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक कि डेस्क ऑफिसर प्रणाली को अत्यंत प्रभावी ढंग से पुनः लागू न किया जाए। आयोग के अनुसार प्रत्येक डेस्क पर 2 अधिकारी और 2 कार्यकारी सहायक होने चाहिए ताकि 1 या 2 अधिकारी अनुपस्थित भी हो तो कामकाज चलता रहे और डेस्क की कार्यप्रणाली में बाधा न आए। धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे।